मेरे प्यारे बच्चों, तो जिस लेक्चर का इंतज़ार था आपको वो लेकर हम आ गए हैं। बेसिक मैथमेटिक्स बोलिए, मैथमेटिकल टूल बोलिए या कैलकुलस बोलिए, उसके दो पार्ट होंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, है ना। तो देखो ध्यान से सुनना, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे बेसिक मैथमेटिक्स या कैलकुलस या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो हज़ारों लेक्चर आपको मिल जाएंगे और उसमें सभी टीचर अच्छे से समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब हो गया कि कोई भी टीचर अगर अच्छे से पढ़ा रहा है, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि बच्चे अच्छे से समझ रहे हैं या बच्चे अच्छा कर जाए। हम पूरे जाति को ले रहे हैं, हर वर्ग के बच्चे को ले रहे हैं, तेज, मीडियम और जो कमज़ोर है, हम सबको लेके चल रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन करते क्यों हैं, पढ़ते क्यों हैं, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है। करते क्यों हैं, इंटीग्रेशन करते क्यों हैं, इंटीग्रेशन पढ़ते क्यों हैं, क्या ज़रूरत है डिफरेंशिएशन करने का और इंटीग्रेशन करने का, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जान तो बच्चों, बेसिक मैथमेटिक्स में जो कैलकुलस है ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, बहुत बच्चों के मन में डर बैठा देता है। 10th के बाद वो 11th में आया, बच्चे 12th में आए, बीएससी में फिजिक्स लिए, एमएससी में गए, मास्टर ऑफ साइंस में, 12th के बाद वो कंपटीशन निकाले, चाहे वो आईआईटी हो, एनआईटी हो, है ना, या कोई जनरल कॉलेज में एडमिशन लिया, चाहे वो मैकेनिकल में इंजीनियरिंग कर रहा हो या इलेक्ट्रिकल में इंजीनियर हो या वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, यानी अगर वो इंजीनियरिंग कर रहा है किसी भी ब्रांच में तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का अहम रोल होता है। और वो सहमा हुआ होता है, डरा हुआ होता है, मालूम तो है फार्मूला लगा के आंसर लाता है, बोलेंगे कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम एलिमेंटल पार्ट कब लेंगे, एलिमेंट कब चुनेंगे, कहाँ से लेंगे, कब नहीं लेंगे। तो सोचो आप 11th में हो और वहाँ तक दिक्कत होता है, आप इंजीनियर कॉलेज में जाओगे वहाँ आपको दिक्कत होता है। तो ये डर हम समाप्त करना चाहते हैं। तो ये लेक्चर आप अच्छे से देखिए। आज हम डिफरेंशिएशन पढ़ा नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं। अगले लेक्चर में डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन से, क्लियर। और ये लेक्चर जितना हो सके शेयर करो ताकि सबको फ़ायदा मिले और इस चीज़ का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का मन से डर निकल जाए। हम लोग आने वाले लेक्चर में भी इंटीग्रेशन का बात करेंगे, बताएंगे कि क्यों हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखिए लेक्चर। तो देखो कैलकुलस है क्या। कैलकुलस का मतलब स्टडी अबाउट चेंज, मैथमेटिक्स का ऐसा ब्रांच जहां चेंज के बारे में पढ़ते हैं। देखो मेनली मैथमेटिक्स में ये बहुत डिटेल से पढ़ते हैं, मेन मैथ का पोर्शन है, लेकिन फिजिक्स में इसका यूज है इसलिए पढ़ रहे हैं। ये दो भाग में बटा, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स प्रोसेस है। तो ये कहने से काम नहीं चलेगा कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस है। डिफरेंशियल कैलकुलस का दूसरा नाम डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव भी बोलते हैं। जो डिफरेंशिएशन करते हैं ये हो गया घटना, और घटना के बाद जो मिलेगा उसको डेरिवेटिव बोलेंगे, है ना। जैसे सब्जी बनाने का काम करते हैं तो डिफरेंशिएशन, सब्जी बन के मिल गया तो वो डेरिवेटिव कहलाएगा। इंटीग्रल कैलकुलस का दूसरा नाम इंटीग्रेशन हो गया। तो ये आगे हम नहीं बोलेंगे कि भैया इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस है, ये जानेंगे करते क्यों है, क्लियर। तो डिफरेंशिएशन क्या है, जैसे कैलकुलस मैथमेटिक्स का एक ब्रांच जिसमें हम चेंज पढ़ते हैं, तो ये कैलकुलस का ब्रांच है, कैलकुलस का पार्ट है। डिफरेंशियल कैलकुलस या डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल कैलकुलस या इंटीग्रेशन, क्या है ये। तो देखो ध्यान से, डिफरेंशियल या डिफरेंशिएशन का मतलब होता है समथिंग जो बहुत जल्दी से चेंज हो रहा है। दो शब्द आया यहाँ पे, बहुत जल्द और चेंज। और इंटीग्रेशन या इंटीग्रल कैलकुलस का मतलब होता है जो जमा होकर इकट्ठा हो रहा है, जैसे भीड़, छोटा छोटा चीज मिलकर बड़ा बन रहा है। जैसे दीवाल, एक दीवार में बहुत सारे ईंट है, एक ईंट में बहुत सारे पार्टिकल है, पार्टिकल से ईंट बना, ईंट से दीवार बना। तो जब चीज़ें क्या हो जाए, इकट्ठा होना शुरू हो जाए, जमा होना शुरू हो जाए, तो वहाँ पे ये काम करेंगे। और छोटे छोटे पार्ट में ये यूज करेंगे, है ना। डिफरेंशियल कैलकुलस मतलब समथिंग जो जल्दी से चेंज हो रहा है, जल्दी से और चेंज हो रहा है, वहाँ पे ये काम आएगा। अब ध्यान से सोचो, हम इसको एकदम सिंपल मेथड से समझा रहे हैं। डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, है ना। दीवार तोड़ दिए, कोई चीज़ तोड़ दिए, एकदम छोटे छोटे पार्ट में बांट दिए, एकदम छोटे छोटे पार्ट में, वेरी स्मॉल पार्ट में, तो डिफरेंशिएशन है। छोटे छोटे पार्ट को जोड़ दिए, इंटीग्रेशन है। जैसे ये मार्कर है,
ये मार्कर को हम छोटे छोटे खुंडी में काट देंगे, छोटे छोटे पार्ट में काट देंगे, तो हर एक पार्ट जिसको हम बोलेंगे वेरी स्मॉल चेंज, वो डिफ्रेंसिएशन है। हम बोलेंगे कि इस मार्कर का लेंथ आप मापो, आप आराम से माप लोगे, लेकिन हम इसके इनफाइनाइट टुकड़ा कर दिए, हजारों करोड़ों टुकड़ा कर दिए, सोच लो अरबों टुकड़ा कर दिए, तो एक टुकड़ा का आप लेंथ माप पाओगे? नहीं माप पाओगे। लेकिन डिफ्रेंसिएशन के हेल्प से माप लेंगे। तो कोई चीज़ तोड़ेंगे तो डिफ्रेंसिएशन, जोड़ेंगे तो इंटीग्रेशन। क्लियर? अब ये सब चीज़ें किसी न किसी के रिस्पेक्ट में होगा। अब दीवार तोड़ना है तो किसी के रिस्पेक्ट में तोड़ेंगे जिससे दीवार टूटेगा, हाथ से तो नहीं टूटेगा। सन्नी देवल तो नहीं है कि हाथ से तोड़ देंगे दीवार, है ना? तो ये डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन किसी के रिस्पेक्ट में होगा। जुटेगा भी तो किसी के रिस्पेक्ट में और टूटेगा भी तो किसी के रिस्पेक्ट में। तो बाबू जब कोई काम किसी के रिस्पेक्ट में हो ना, किसी के रिलेशन में हो, किसी से रिलेटेड काम हो, तो ये फंक्शन कहलाता है। यानी ये चीज़ को पढ़ने के लिए फंक्शन के बारे में जानेंगे तब ज़्यादा मजा आएगा कि फंक्शन क्या है। क्लियर? तो ध्यान से देखिए, हम समझाते हैं फंक्शन क्या है। क्लियर? चलिए, देखिए फंक्शन समझने के लिए क्या करेंगे। मान लो y बराबर x प्लस 1 कोई इक्वेशन है, कुछ भी है। अब सोचो इसमें x का जो भी वैल्यू हम डालेंगे उसके हिसाब से y आएगा, है ना? तो हम एक टेबल बना लेते हैं, यहाँ पे हम रखते हैं x, यहाँ रखते हैं y। अगर x का वैल्यू हम 0 डालेंगे तो y कितना मिलेगा? 1। समझो, समझाते हैं क्या हम कहना चाहते हैं। अगर x का वैल्यू हम 1 डालेंगे तो y का वैल्यू 2 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 2 होगा तो y 3 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू हम मौसा डालेंगे, अगर x हमारे मौसा जी हैं तो y क्या हो जाएंगे? मौसा प्लस 1। क्लियर? हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे x चेंज हो रहा है वैसे वैसे y चेंज हो रहा है। x के चेंज होने से y चेंज हो रहा है, न कि y के चेंज होने से x चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो x है बाबू, x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। y को क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब x भी वेरिएबल है, x का वैल्यू हम आज़ाद हैं लेने के लिए, जो भी ले सकते हैं, 0 से लेके इन्फिनिटी तक कोई वैल्यू ले सकते हैं। y का वैल्यू भी तो वेरिएबल मिल रहा है, ऐसा तो नहीं कि x के किसी वैल्यू के लिए y फिक्स मिल रहा है, नहीं। जैसे जैसे x चेंज हो रहा है वैसे वैसे y चेंज हो रहा है। y अपने वैल्यू के लिए x पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए x को बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। y को x से लेना देना है, y अपने हर वैल्यू के लिए x पे डिपेंड कर रहा है। x का वैल्यू 10 डालेंगे तो y 11 हो जाएगा। क्लियर? x का दूसरा नाम हो जाएगा इनपुट, ये इनपुट है और इसको मैथमेटिक्स में डोमेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन। क्लियर? y को हम लोग बोलेंगे आउटपुट और मैथमेटिक्स में इसको बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज। क्लियर? अब इसको हम समझाते हैं एकदम इजी मेथड से, है ना, कि भैया ये y है क्या? y x को डिपेंड कर रहा है, y x से रिलेटेड है। हम किसी के चचा तब होंगे जब हमारा कोई भतीजा होगा, हम किसी के पप्पा तब होंगे जब हमारा कोई बेटा होगा। रिलेशन यानी फंक्शन क्या है? फंक्शन में 2 क्वांटिटी होंगे जो एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे, है ना। एक को बोलेंगे इंडिपेंडेंट, एक को बोलेंगे डिपेंडेंट। क्लियर? मान लो हम भतीजा को पढ़ा रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। क्लियर? इसका मतलब हो गया कि वो हमसे जुड़ा हुआ है, फंक्शन है। अब सोचो यहाँ पे y जो है, y इज द फंक्शन ऑफ x। y x का फंक्शन है, इसी को रिप्रेजेंट करते हैं y बराबर fx। क्लियर? इसको हम और अच्छे से समझाते हैं। देखो y मतलब y, इज मतलब बराबर। कहीं भी फिजिक्स में इज लगा हुआ रहे ना तो इज माने बराबर। द फंक्शन को f से लिखेंगे। ऑफ मतलब गुना, है ना, और x मतलब x। तो y बराबर f और गुना को ब्रैकेट में रख दो।
इसलिए बोलते हैं वाई एक्स का फंक्शन है। और मेरा एक गाना याद रखना है ना, में पर से का, में पर से का, में और पर का अगर सेंस रहे तो फॉर्मूला बट्टे में होगा। कहीं भी में पर, में और पर का रहेगा तो बट्टे में, और से और का मतलब गुना में, है ना। ऑफ मतलब का मतलब गुना में, इसलिए y बराबर एफ एक्स, वाई एक्स का फंक्शन है। ये तो हो गया किताबी भाषा जो दुनिया के सभी लोग बोलेंगे। अब हम अपने स्टाइल में समझाते हैं। आप लोग आटा पिसाते हैं कि गेहूँ पिसाते हैं? गेहूँ पिसाते हैं तो आटा मिलता है। तो आटा क्या है? आटा इज द फंक्शन ऑफ गेहूँ। तो यहाँ पे आटा का काम करेगा y और गेहूँ का काम करेगा x। तो आटा इज द फंक्शन ऑफ गेहूँ। क्लियर? यानी गेहूँ हम डालेंगे तो आटा निकलेगा मशीन में, इसलिए गेहूँ को इनपुट बोलेंगे। और डोमेन यानी हमारे पास मान लो गेहूँ बहुत ज़्यादा है, हमको कितना पिसाना है? मान लो हमारे पास 5 क्विंटल गेहूँ है, हमको 10 किलो पिसाना है। तो 5 क्विंटल में से 10 ही किलो इनपुट चाहिए ना, है ना। तो फ्रॉम 5 क्विंटल मुझे चाहिए कितना? 10 किलो, इसलिए इसका नाम डोमेन पड़ गया। तो 10 केजी हम गेहूँ पिसाएंगे तो उसी के रेंज में आटा मिलेगा। 10 केजी गेहूँ पिसाएंगे तो 20 केजी का आटा मिलेगा, तो उसी के रेंज में मिलेगा, या 10 मिलेगा या 9.8 मिलेगा। थोड़ा सा कम हो जाता है ना, आटा थोड़ा जल भी जाता है। पूछना मशीन वाले से क्यों जलता है ना। चलो, तो x को इनपुट बोलते हैं और इसको डोमेन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि x का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लो x का वैल्यू यहाँ पे 0, 1, 2, मौसा, बड़का मौसा, मौसा के फूफा जी, x आज़ाद है, इसमें से हम कोई लिए तो x के वैल्यू में से हम जो लेंगे उसका नाम डोमेन हो जाएगा। और x का वैल्यू हम जब डालेंगे तो उसी के अनुसार y मिलेगा, इसलिए y को बोलेंगे आउटपुट या रेंज बोलेंगे। क्लियर? तो हम लोग सिंपल मेथड पे आते हैं। क्या है? आटा इज द फंक्शन ऑफ गेहूं, जूस इज द फंक्शन ऑफ अनार। अनार डालेंगे तो अनार का ही जूस निकलेगा, कभी ऐसा नहीं होगा डाला अनार और निकल गया आम का जूस, होगा कभी ऐसा? डाला गेहूं और कड़वा तेल चूने लगा, होगा ऐसा? ध्यान रखना, फंक्शन में एक चीज और है, एक्स के जैसा ही वाई मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक्स डालेंगे 10 तो वाई मिल जाएगा 101, एक्स 10 डालेंगे तो वाई 11 ही मिलेगा। यानी फंक्शन में आउटपुट वही मिलेगा जो उसका इनपुट होगा। डालेंगे सरसों तो सरसों का तेल मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि डाले सरसों और आटा छरछराने लगा। जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। मार्कर इज द फंक्शन ऑफ इंक। अगर हम काला इंक डालेंगे तो काला उगेगा, ब्लू तो ब्लू, लाल तो लाल, हरियर तो हरियर। बल्ब या पंखा क्या है? फंक्शन ऑफ स्विच। ऐसा तभी हुआ कि आप अपने घर में स्विच दबाए, पड़ोसी का पंखा चलने लगा तो आपको गरिया देगा। ऐसा कभी हुआ कि आप अपना स्विच दबाए, पड़ोसी का बल्ब जल गया? आप ही के घर में बल्ब जलेगा, और जो बल्ब उस स्विच से कनेक्टेड है वही जलेगा। तो बल्ब क्या है? स्विच का फंक्शन है। मान लो आप कुकर में चावल रखे तो क्या पुलाव बन जाएगा? इनपुट चावल है तो आउटपुट चावल ही बनेगा, जिसको भात बोलते हो, है ना। सब दिन आम में लीची पटाओगे, मतलब आम में पानी पटाओगे तो लीची फलेगा क्या? नहीं, बवाल हो जाएगा। मान लो आम में हम सब दिन पानी पटाएंगे या लीची फल गया, बवाल हो जाएगा, पूरा दुनिया में फैल जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति भी देखने आ जाएंगे, बाबू ये हुआ कैसे? व्हाट्स हैपेंड? क्या हुआ ये? तुम बोलोगे समथिंग हैपेंस टू मी, कुछ हो रहा है। अब बताओ, मान लो तुम आलू भूज रहे हो, अब पानी डाला, पनीर का सब्जी हो जाएगा क्या? आलू भूज रहे हो, पानी डालोगे तो आलू की सब्जी ही रहेगी, पनीर बनेगा नहीं। ये जितना भी एग्जाम्पल हम लिए, हम किसी के चाचा हैं तो चाचा ही रहेंगे, मौसा नहीं होंगे। क्लियर? तो समझ जाओ कि फंक्शन क्या है। अरे हम लोग जो रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं वही फंक्शन है। तो सिंपल, y बराबर x प्लस 1, x का वैल्यू जैसे जैसे बदलेगा y का वैल्यू बदलेगा। y का नाम हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि y अपने हर वैल्यू के लिए x पे डिपेंड करता है, इसलिए x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट। x को y से लेना देना नहीं है, इसलिए x का नाम इंडिपेंडेंट बन गया। इनपुट भी बोलेंगे कि जैसे गेहूं इनपुट है, आटा आउटपुट है, अनार इनपुट है, जूस आउटपुट है। क्लियर? बात समझ रहे हो ना। और y इज द फंक्शन ऑफ x तो हम समझ गए, सिंपल। आटा इज द फंक्शन ऑफ गेहूं, जूस इज द फंक्शन ऑफ कौन चीज? अनार, या जिसका जूस आप पीते हो। क्लियर? और कुछ ले सकते हो। मार्कर इज द फंक्शन ऑफ इंक, पंखा या बल्ब इज द फंक्शन ऑफ स्विच। क्लियर? चलिए
अब इस चीज़ को हम और क्लियर करते हैं। सोचो x के चेंज होने से y चेंज हो रहा है, y में चेंज जो होगा उसको बोलेंगे डेल्टा y। जैसे मेरे पास 10 रुपया था, मौसा जी आए 10 रुपया, बोले लो बेटा, तो मेरे पास 20 रुपया हो गया। तो ये y में, ये तो मेरे पास पैसा जो था उसको बोलेंगे y, और ये जो 10 रुपया मौसा जी दिए इसको बोलेंगे चेंज। y में कितना चेंज हुआ? 10 प्लस 10 कितना हो गया? 20। तो ये 20 को हम लोग क्या बोलेंगे? टोटल वैल्यू। तो चेंज इन y क्या हो जाएगा? चेंज इन y यानी कभी भी डेल्टा लग जाए तो डेल्टा का मतलब होता है वेरी स्मॉल बट फाइनाइट। डेल्टा का मतलब क्या होता है? वेरी स्मॉल बट फाइनाइट, यानी छोटा होगा लेकिन फाइनाइट होगा। और चेंज इन एनी क्वांटिटी, डेल्टा का मतलब हो गया चेंज। चेंज इन एनी क्वांटिटी ऑलवेज इक्वल टू फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी। सोचो इनिशियल कितना पैसा था मेरे पास? 10। फाइनल कितना हो गया? 20। तो जब भी डेल्टा हो जाए तो डेल्टा का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल हो गया 20 रुपया, इनिशियल कितना था? 10। तो चेंज कितना से हुआ? 10 से। इसी 10 को बोलेंगे चेंज इन पैसा, यानी हम डेल्टा पी भी लिख सकते हैं। इसको पी मान लो, पैसे को पी। डेल्टा पी मतलब फाइनल पैसा, डेल्टा पैसा मतलब फाइनल पैसा, मतलब फाइनल पैसा माइनस इनिशियल पैसा बराबर पैसा। क्लियर? यह है मार्कर। अब क्या हो जाएगा? चेंज इन मार्कर, है ना? चेंज हो गया ना, लेंथ घट गया। मान लो दुकान में आप गए, बोला अंकल ये क्या है? पेन। चेंज इन पेन, दुकान वाला पगला जाएगा। क्लियर? तो घर में रोटी खा रहे हो, बोला मम्मी रोटी, थोड़ा सा तोड़ देना, चेंज इन रोटी। मैं h हाइट का हूँ, चेंज इन हाइट। क्लियर? मान लो मौसा जी पहले पतले दुबले थे तो मौसा जी, बाद में मोटा गए तो चेंज इन मौसा जी। क्लियर? चेंज हमेशा क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू। ठीक है? तो यहाँ पे जो y में चेंज हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो y में चेंज होना डेल्टा y में चेंज होना डेल्टा y। किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? x के रिस्पेक्ट में मने बट्टा। y का वैल्यू चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो y का चेंज होना डेल्टा y। किसके रिस्पेक्ट में? तो में मतलब होता है बट्टा। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। x भी चेंज हो रहा था डेल्टा x। तो डेल्टा y बाय डेल्टा x को बोलेंगे एवरेज चेंज ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल। डेल्टा y बाय डेल्टा x को बोलेंगे, लिख भी लेना, हम जो बोलेंगे, हम जितना भी चीज बोलते हैं ना लिख डालो। क्लियर? और इसलिए तो आराम से हम बोलते हैं डेल्टा y बाय डेल्टा x मतलब एवरेज चेंज इन अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, दैट वेरिएबल, या चेंज इन y, या एवरेज चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। क्लियर? अब सोचो अगर x का वैल्यू 0 के करीब हो जाए, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 का मतलब हो गया कि x 0 नहीं, यानी x का वैल्यू 0 नहीं, 0 के करीब होने को है ना? लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 का मतलब इट इज वेरी वेरी नियरली इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, यानी x 0 के करीब है, 0 होने को है, 0 होने को है, हुआ नहीं है, होने को है, यानी x 0 के करीब बिल्कुल करीब है, 0 नहीं है। क्लियर? मैं तुम्हारे दिल में करीब आ गया हूं लेकिन दिल में नहीं। यही होता है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। तो अगर ये x का वैल्यू यानी x में जो चेंज आया वो चेंज अगर 0 के करीब है, मतलब वेरी स्मॉल चेंज हो, तब जाके इसका नाम हो जाता है dy बाई dx। जब भी लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 रखेंगे तो ये पूरे टर्म का मतलब हो जाएगा dy बाई dx। तो जब डेल्टा y बाई डेल्टा x लिखते थे तो क्या कहलाता था? ये क्या कहलाता था? एवरेज चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, या एवरेज चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। लेकिन अगर x का वैल्यू 0 के करीब हो जाए, यानी x का वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाए, तब अब ये बन जाएगा dy बाई dx। तो कहीं भी अगर d लग जाए ना, किसी भी चीज में d लग जाए तो इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज, या बोलचाल की भाषा में स्मॉल चेंज बोलते हैं, है ना? जब छोटा चेंज हो जाए, मेरे में चेंज आ जाए तो d, जो भी नाम रखना चाहते हो रख सकते हो। मौसम में चेंज हो जाए, आ जाए छोटा सा,
है ना। मान लो मौसा जी के पास पहले थोड़ा बहुत बाल था, अब गंजा हो गए, तो डी गंजा डी मौसा, थोड़ा चेंज होगा तो, है ना। तो dy बाई डी एक्स को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये फिजिक्स की भाषा हो गई, मैथ की भाषा में इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। WRT को बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू। ये मैथमेटिक्स वाला भाषा हो गया, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, या मेरे स्टाइल में समझो y का चेंज होना किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। y का स्मॉल चेंज होना, y का चेंज होना x के रिस्पेक्ट में ही तो डिफरेंशिएशन है। इसलिए मैथमेटिक्स में बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या इसी को फिजिक्स में बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। मैं इसी पे एग्जांपल लूंगा, इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ फंक्शन या इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। अब इस चीज को हम थोड़ा सा और इलोबरेट करते हैं, थोड़ा सा डिटेल से समझाते हैं कि आखिर में ये है क्या है डिफरेंशिएशन। क्लियर। हम इसको थोड़ा डिटेल से समझाते हैं। क्लियर, समझे ना ये कैसे हो गया। जब x का वैल्यू 0 के करीब होगा, जब x का वैल्यू स्मॉल चेंज होगा x में, x का वैल्यू 0 के करीब होगा, x का वैल्यू स्मॉल चेंज होगा, या x के वैल्यू में स्मॉल चेंज आएगा, तो dy बाई डी एक्स लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यानी y का चेंज होना x के रिस्पेक्ट में माने बट्टा, y चेंज हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, y डिफरेंशिएट हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, या इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। चले आगे, चलो इसको नोट कर लो। अब देखो ध्यान से, है ना, डिटेल से समझाते हैं। डिफरेंशिएशन, मान लो y इज द फंक्शन ऑफ x। अच्छा ध्यान से रखना, फंक्शन जो आप बोलते हो, जब आप बोलोगे फंक्शन, तो कभी मत बोलना फंक्शन को f से ही डिनोट करते हैं, fx से नहीं, है ना। बोल देते हैं फंक्शन, आदमी बोलचाल की भाषा में बोल देता है फंक्शन ऑफ x, गलत बोलते हैं, f ही बोलना, फंक्शन को f से ही बोलते हैं। उदाहरण के लिए y बराबर हम लिखते हैं साइन x, तो यहाँ पे जो फंक्शन है ना वो साइन है, फंक्शन साइन है, और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। यानी यहाँ पे फंक्शन साइन है और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसलिए नहीं बोलना कि हमेशा fx होता है, फंक्शन को fx से लिखते नहीं, गलत बात है। तो y बराबर कोई फंक्शन है x का, मतलब x के रिस्पेक्ट में y का वैल्यू चेंज हो रहा है, कुछ भी ले लो, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, x का वैल्यू चेंज करोगे y चेंज होगा। अब सोच लो, अगर y के वैल्यू हम चेंज चाहते हैं तो x के वैल्यू में भी चेंज करना पड़ेगा। तो मान लो x का वैल्यू चेंज होकर x प्लस डेल्टा x हो गया, तो y का वैल्यू भी चेंज होकर हो जाएगा y प्लस डेल्टा y। x में अगर चेंज आएगा तो y में भी चेंज आएगा, x अगर समथिंग बढ़ेगा तो y भी कुछ बढ़ेगा, जितना x बढ़ेगा उतना ही y बढ़ेगा। क्यों? y x का फंक्शन है। तो माने कि x में कुछ स्मॉल चेंज आया, वेरी स्मॉल चेंज आया, तो y में भी आएगा, और चेंज के बारे में भी समझाए हैं। इसको इक्वेशन 2 मान लो, अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करो, है ना। इसको हम बढ़िया से समझाते हैं। अगले लेक्चर में हम इसको ज्योमेट्रिकल मीनिंग और मैथमेटिकल, यानी ज्योमेट्रिकल मीनिंग बोलिए या मैथमेटिकल अप्रोच बोलिए, ये अगले लेक्चर में समझाएंगे। आज तो समझ रहे हैं कि ये होता क्यों है ना। 2 माइनस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो y प्लस डेल्टा y माइनस y, तो y से y कट जाएगा, इधर हो जाएगा डेल्टा y। इसमें से इसको माइनस करो तो y से y कट जाएगा, डेल्टा y बचेगा। इसमें से इसको माइनस करो तो फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x, और इसको इक्वेशन 3 मान लो। यानी इसका मतलब क्या हो गया
कि y में चेंज तभी हमें मिलेगा जब x का वैल्यू चेंज होकर हो जाए x प्लस डेल्टा x। y का वैल्यू, y में जो चेंज होगा डेल्टा y में जो चेंज होगा डेल्टा y, ये तभी हमें मिलेगा जब x का वैल्यू चेंज होकर x प्लस डेल्टा x हो जाए। अभी ध्यान देना, अभी हम और मजेदार तरीके से समझाएंगे। क्लियर? अब क्या करते हैं, दोनों तरफ हम लोग डेल्टा x से डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाय डेल्टा x बोथ साइड, दोनों तरफ हम डेल्टा x से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखना इक्वेशन 3 को डेल्टा x से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, डेल्टा y बाय डेल्टा x, ये हो गया LHS। यहाँ देखो, यानी इक्वेशन 3 को डेल्टा x से डिवाइड करना है LHS में भी और RHS में भी। तो डेल्टा y बाय डेल्टा x इधर हो जाएगा फंक्शन f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x बाय डेल्टा x। इसको इक्वेशन हम 4 मान लेते हैं। अब ये क्या है, क्या समझाए थे, देखो ऐसे तो इसको बोलते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x, लेकिन ये सही भाषा नहीं है, डेल्टा y बाई डेल्टा x बोलेंगे। जैसे dy बाई dx ना बोल के इसको बोलेंगे dy dx। और मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। फिजिक्स में चेंज होना y का x के रिस्पेक्ट में, या इसी को इंस्टेंटेनियस चेंज बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस चेंज क्या होता है, अभी थोड़ा देर बाद हम आपको समझा रहे हैं। तो dy dx बोला जाता है। ऐसे लोग बोल देते हैं dy बाई dx, लेकिन जो एकदम करेक्ट होगा इसका बोलचाल वो होगा dy dx, डेल्टा y डेल्टा x। बोलने के लिए डेल्टा y बाई डेल्टा x बोल देते हैं। ये क्या होगा, एवरेज चेंज ऑफ फंक्शन। y क्या है, x का फंक्शन था, तो एवरेज चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। क्लियर? मुझे एवरेज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए डिफरेंशियल वैल्यू, स्मॉल वाला चेंज वैल्यू। ये स्मॉल चेंज है, वेरी स्मॉल चेंज है, तो हमको उससे भी स्मॉल चेंज चाहिए। अगर ये वैल्यू 2 पॉइंट के बीच में है, एवरेज वैल्यू कहीं भी रहे तो वो 2 पॉइंट के बीच में होता है, मुझे एक सिंगल पॉइंट पे चाहिए, वेरी स्मॉल वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ लिमिट लगा देंगे। लिमिट डेल्टा y बाय डेल्टा x एंड डेल्टा x टेंस टू 0। इधर हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x बाई डेल्टा x। क्लियर? और ये पूरा वैल्यू क्या बन जाता है, dy बाई dx। इसी को बोलते हैं dy बाई dx। यानी जब डेल्टा y बाई डेल्टा x में x का वैल्यू 0 के करीब हो जाए, सोचो 0 के करीब मतलब कितना छोटा, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल। किसी भी चीज में अगर d लग जाए, जैसे dx का मतलब होता है dx, जैसे मान लो dx कैसे मिला, डेल्टा x का वैल्यू अगर 0 के करीब हो जाए तो ये dx हो जाता है। डेल्टा x का वैल्यू एकदम 0 के करीब हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, dx। डेल्टा x का मतलब होता है वेरी स्मॉल बट फाइनाइट, यानी जो भी चीज मिलेगा स्मॉल होगा, उसको हम गिन सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। dx का मतलब होता है एज स्मॉल एज पॉसिबल, दैट मीन्स इनफाइनेटेसिमली स्मॉल, बहुत छोटा, बहुत छोटा। इसका वैल्यू कांस्टेंट होगा, लेकिन इसका वैल्यू वेरिएबल होगा, क्योंकि इसको हम गिन नहीं सकते। क्लियर? तो ये कैसे मिला, dy बाई dx, जब x का वैल्यू 0 के करीब हो जाएगा, यानी बहुत छोटा वैल्यू। इधर हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x बाई डेल्टा x। अब ये चीज वाकई में है क्या, ऐसे तो बोल देते हैं कि डिफरेंशिएशन है y के x के रिस्पेक्ट में। अब हम आपको समझाते हैं वाकई में क्या है। अभी तो बस हम ये समझाना चाह रहे थे कि ये चीज कैसे हम कैलकुलेट किए, इसका और भी प्रोसेस है जो अगले लेक्चर में समझाएंगे। अब हम आते हैं कि डिफरेंशिएशन करते क्यों हैं, क्यों करते हैं डिफरेंशिएशन। अब देखिएगा ध्यान से, यहां से। क्लियर? इसको नोट कर लो। देखो ध्यान से,
मान लो ये स्ट्रेट पाथ है, क्या है ये स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास से कोई लेना देना नहीं है। सोचो ये x के लॉन्ग एक्सिस है, तो x बराबर 0 ले लो, ओरिजिन पे x बराबर 0, बॉडी यहाँ पे है तो इनिशियल टाइम 0 टाइम, इनिशियली देख रहे हैं तो x भी 0, इसका डिस्टेंस भी 0, डिस्प्लेसमेंट भी 0, टाइम भी 0, या ओरिजिन पे है। अब सोच लो किसी कारण, वो कारण से मुझे कोई लेना देना नहीं, ये बॉडी एक्सेलेटेड हो गया, मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज हुई और इसका एक्सेलेरेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना एक्सेलेरेशन दिया हुआ है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब मान लो इस पर फोर्स लगा, फोर्स के कारण बॉडी में एक्सेलेरेशन आया, क्योंकि जब किसी बॉडी पे फोर्स लगता है तो उसका वेलोसिटी चेंज होता है, अब वेलोसिटी का चेंज होना ही एक्सेलेरेशन है, तो एक्सेलेरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बस ये हम वैल्यू ले रहे हैं, हम ये समझाना चाह रहे हैं कि डिफरेंशिएशन पढ़ते क्यों है। मान लो अब ये बॉडी जो है यहाँ पहुँचा जब टाइम 1 सेकेंड था, फिर यहाँ पहुँचा जब टाइम 2 सेकेंड था, फिर यहाँ पहुँचा जब टाइम 3 सेकेंड था, फिर और लोगे तो ले लो, यहाँ पहुँचा जब टाइम 4 सेकेंड था। ठीक है, यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट हम S1 लेते हैं, यहाँ से इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट S2, इसका S3 और इसका हम S4 लेते हैं। ठीक है, अलग अलग पोजीशन पे है। यहाँ से ये जितना टेबल किया डिस्टेंस S1, और स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही होता है, पढ़ाएंगे काइनेमेटिक्स में, क्लियर। और यहाँ से इसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट S2, यहाँ से इसका S3 और यहाँ से इसका S4। ठीक है, तो मान लो ओरिजिन से S1 या S2 या S3 या S4 निकालने का, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालने का एक फेमस फार्मूला है जो आप लोग 9th में पढ़े होंगे, 9th 10th में। यह हम आगे काइनेमेटिक्स में आपको पढ़ाएंगे और बहुत ही अलग अंदाज में पढ़ाएंगे कि कौन फार्मूला कहाँ लगाते हैं। तो बॉडी यहाँ से यहाँ आया तो जितना आया टोटल ही आया, तो जब भी कोई बॉडी टोटल मूव करे ना, टोटल मूव करे तो ऐसे लगाते हैं ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्योंकि बॉडी यहाँ पे रेस्ट में था, मतलब इनिशियली यहाँ देख रहे थे, तो इनिशियल मतलब टाइम 0, t 0 होगा तो ये पूरा टर्म 0, 1/2, a का वैल्यू कितना था 4, t स्क्वायर, 2 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे s हमारा हो गया 2t स्क्वायर, s का वैल्यू कितना हो गया 2t स्क्वायर। क्लियर। सोचो यहाँ पे s तो वेरिएबल हो जाएगा, t वेरिएबल है ना, हर टाइम पे बॉडी अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, अलग अलग पॉइंट पे है। तो हम सोचो हम S1 निकालना चाहते हैं, तो S1 कितना हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर हम S1 निकालना चाहते हैं तो सोचो क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर, और t का वैल्यू कितना ले लेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ पहुँचा 1 सेकंड में, तो 1 का स्क्वायर, तो S1 हो जाएगा 2 मीटर। S1 कितना हो जाएगा 2 मीटर। सिमिलरली अगर हम S2 निकालना चाहते हैं तो t का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा 2, तो 2 का स्क्वायर 4 दूना 8 मीटर। यानी S1 जो है वो वाकई में कितना है, S1 है 2 मीटर, दिखाई दे रहा है ना, S1 है 2 मीटर, S2 है 8 मीटर। उसी प्रकार S3 निकाल लो, S3 हो जाएगा 2t स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे t 3 सेकेंड है, अगर S3 निकालेंगे तो यहाँ पहुँचने में 3 सेकेंड लिया, 3 का स्क्वायर 9 दूना 18 मीटर। उसी प्रकार आप S4 निकाल लो, तो S4 क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर, 2 इंटू, यानी बॉडी ओरिजिन से यहाँ पहुँचने में 4 सेकेंड लिया, तो t का वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 दूना 32। यानी बॉडी अलग अलग टाइम में अलग अलग पहुँचा। और सोचो जैसे जैसे टाइम इंटरवल हम बढ़ा लेते गए, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो गया, बड़ा डिस्प्लेसमेंट हो गया। 1 सेकंड में वो 2 मीटर गया, और 2 सेकंड में 8 मीटर गया, 3 सेकंड में 18 मीटर गया, और 4 सेकंड में 32 मीटर। यानी बॉडी जो है तेजी से भाग रहा है, टाइम इंटरवल बढ़ते जा रहा है, टाइम जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं डिस्टेंस उससे भी ज़्यादा बढ़ रहा है। क्लियर। अगर हम किसी भी टाइम इंटरवल में
किसी भी पीरियड में, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है, पढ़े होंगे आप लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में जब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है तो ये वेलोसिटी है ना। तो दो प्रकार के वेलोसिटी होते हैं, एक एवरेज वेलोसिटी और एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हम किसी इंस्टेंट में बोलेंगे t बराबर 1 सेकेंड पर वेलोसिटी बताओ, तो ये होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी इंस्टेंट पे हम बोलेंगे 0 से लेकर 1 सेकेंड के बीच का वेलोसिटी बताओ, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। हम बोलेंगे 1 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड के बीच का वेलोसिटी बताओ, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। हम बोलेंगे 2 से 3 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी बताओ, तो 2 टाइम के बीच में जो वेलोसिटी होगा उसको एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे। क्लियर? जैसे मान लो हम इस पोजीशन से 10 मीटर गए, तो जितना चले एवरेज चले, 0 से 10 चले तो एवरेज वैल्यू हो जाएगा 10 - 0। हम बोलेंगे यहाँ से इस पॉइंट पे मैं कितना चला, इस पॉइंट पे कितने चले, इस पॉइंट पे कितना चले। सोच लो मेरा 0 है, 0 से 10 मीटर गया तो एवरेज वैल्यू हो गया, कितना चले, बहुत स्मॉल, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल चले, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल चले। सिंगल, एकदम एक सिंगल पॉइंट पे कितना वेलोसिटी होगा, उस वेलोसिटी को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर? और यही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफरेंशिएशन का रियल मीनिंग बताएगा फिजिकल अप्रोच से, फिजिक्स वाले अप्रोच से। ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम लाए हैं, इसको ध्यान रखिएगा कि 1 सेकंड पे 2 मीटर है, 2 सेकंड पे जो है 8 मीटर है, 3 सेकंड पे 18 मीटर है, 4 सेकंड में 32 मीटर है। ठीक है, अब इस चीज़ को हम और समझाते हैं क्या है। इसको लिख लिए होंगे। अब सोचो मुझे उस पीरियड में, जिस पीरियड में मुझे वेलोसिटी निकालना होगा, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो हम उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, मुझे यहाँ पे डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। ठीक है, तो मान लो हम चाहते हैं फ्रॉम t बराबर 1 to t बराबर 1.5 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी निकालना। t बराबर 1 से लेकर t बराबर 1.5 सेकेंड में, मान लो ये t बराबर 1.5 सेकेंड है, यहाँ पे मेरी वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। सोचो t बराबर 1.5, अब इस फार्मूला में s का वैल्यू कितना लाए थे, 2t², तो t का वैल्यू 1.5 डालेंगे, t का वैल्यू यहाँ पे क्या डालेंगे 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225, तो 1.5 का स्क्वायर 2.25, 2.25 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4.5, यानी बॉडी यहाँ से 4.5 चला, 4.5 मीटर। लेकिन मुझे निकालना है वेलोसिटी t बराबर 1 से लेकर t बराबर 1.5 सेकेंड तक, तो वेलोसिटी मुझे यहाँ से यहीं तक चाहिए, 1 से लेकर 1.5 तक। तो वेलोसिटी क्या होता है, इस पीरियड में, यानी इसी पीरियड में वेलोसिटी निकालना है, तो इस पीरियड में, इस टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, 4.5 नहीं, 4.5 तो 0 से लिए है ना, 0 से लिए है, तो यहाँ से यहाँ 4.5, समझा ना कैसे कि s बराबर 2t² में t का वैल्यू 1.5 पुट कर दिए, तो यहाँ से यहाँ आया 4.5, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, सोचो ये पूरा 4.5 और ये है 2, क्योंकि t बराबर 1 सेकेंड पे s कितना आया था 2, यहाँ तक 2 है, तो ये है 2 और यहाँ तक है 4.5, तो 4.5 में से 2 हटा देंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा 2.5। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड से लेकर 1.5 सेकेंड के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 2.5। टाइम कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड से लेकर 1.5, तो टाइम इंटरवल है, मतलब टाइम पीरियड मतलब चेंज, 1.5 में से 1 गया 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। हम बोलेंगे वेलोसिटी बताइए फ्रॉम t बराबर 1 to 2 सेकेंड, 1 सेकेंड से लेकर दूसरे सेकेंड के टाइम इंटरवल में क्या है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी यहाँ पे हम v2 ले लेंगे, यहाँ v1 माने थे, है ना। तो सोचो 1 से लेकर 2 में वो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, तो सोचो s बराबर 2t² में t का वैल्यू हम 2 डालते हैं तो कितना आया था 8, यानी 0 से लेके 2 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट था वो क्या था 8 मीटर, क्या था वो 8 मीटर। तो यहाँ से ना 8 मीटर है, अरे बेवकूफ़, s बराबर s1 क्या था, t बराबर 1 सेकेंड के लिए डिस्प्लेसमेंट, s2 क्या था, अभी थोड़ा देर पहले लिख के मिटाए हैं 2 सेकेंड में,
यानी 1 सेकंड में बॉडी 2 मीटर चला था, 2 सेकंड में 8 मीटर, 3 सेकंड में कितना था 18 मीटर और 4 सेकंड में 32 मीटर। तो ये यहाँ से मापे थे। हम क्या बोल रहे हैं, हमको वेलोसिटी चाहिए फ्रॉम t बराबर 1 to 2 सेकेंड। सिंपल सोचो, 1 to 2 सेकेंड में हमको तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो यहाँ से यहाँ है 8, तो हमको तो सिर्फ यही चाहिए। तो सोचो ये पूरा है 8 और ये कितना 8 है, ये है 2, तो ये कितना बचा 6। तो वेलोसिटी उस पीरियड में हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 6 और टाइम कितना 1 से 2 सेकेंड। तो टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, 2 में से गया 1, तो 6/1 हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। पक्का? सोचो टाइम इंटरवल हम बढ़ा रहे हैं, पहले हम 1 से लेके 1.5 सेकेंड तक निकाले वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आया 5 मीटर पर सेकेंड। अब 1 से 2 सेकेंड टाइम इंटरवल हम बढ़ाए, टाइम पीरियड बढ़ा रहे हैं, टाइम बढ़ा रहे हैं, तो वेलोसिटी बढ़ रहा है। सिमिलरली आप इसको t बराबर 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड निकालिए, तो वेलोसिटी हम मान लो v3 ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कितना था 18 मीटर, तो हमको तो यहाँ से मापना है। यहाँ तक क्या है S1 2 मीटर, यहाँ तक 2 और यहाँ तक 18, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 16, है ना, वैल्यू कुछ भी हो जाएगा। 1 से 3 सेकेंड मतलब 2, यानी 8 मीटर पर सेकेंड। उसी प्रकार हम V4 निकालेंगे, तो V4 मतलब हम ले रहे हैं फ्रॉम t बराबर 1 to 4 सेकेंड, यानी पहला से 4 सेकेंड तक, यानी जब ओरिजिन से 4 सेकेंड हम लिए थे, तो इसमें अगर 4 वैल्यू पुट करोगे t के जगह तो 32 आएगा। तो यहाँ से यहाँ 32 मीटर है, तो यहाँ से मापेंगे तो कितना होगा 30, क्योंकि ये तो पूरा 2 है, ये 2 और यहाँ से यहाँ 32, तो बचा कितना 30। तो वेलोसिटी उस पीरियड में क्या हो जाएगा, t बराबर 1 सेकेंड से लेकर t बराबर 4 सेकेंड तक वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वो डिस्प्लेसमेंट जो उस ड्यूरिंग वो चला, तो कितना हो जाएगा 30, और 1 से 4 मतलब 4 - 1 3, यानी 10 मीटर पर सेकेंड। सोच लो टाइम इंटरवल हम बढ़ाते गए, पहले हम 1 से 1.5 लिए तो वेलोसिटी 5, फिर टाइम बढ़ाए 1 से 2 सेकेंड लिए तो 6, 1 से 3 तो 8, 1 से 4 तो 10 मीटर पर सेकेंड। यानी टाइम इंटरवल जैसे जैसे हम बढ़ाएं, टाइम का वैल्यू बढ़ाएं, वेलोसिटी बढ़ते गया, डिस्टेंस बढ़ते गया, डिस्प्लेसमेंट बढ़ते गया। उल्टा सोचो, टाइम का वैल्यू घटाएंगे, मान लो हम 1 से 4 सेकेंड के बीच में, 1 से 4 सेकेंड के बीच में, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ अगर हम वेलोसिटी निकाले तो कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड। यानी वेलोसिटी निकालने के लिए उस पीरियड में, यानी 1 सेकेंड से लेकर 4 सेकेंड तक जो टाइम इंटरवल है, जो टाइम पीरियड है, जो पीरियड है 1 सेकेंड से 4 सेकेंड में, वो कितना टाइम हो गया 3 सेकेंड। यानी 3 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया। क्लियर? वेलोसिटी तब निकलेगा जब वो किसी पीरियड में हो, किसी टाइम इंटरवल में हो, मतलब 2 टाइम के बीच में वो कितना चला। क्लियर? तो निकाल लिया यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड आया। तो सोचो 1 सेकेंड से लेकर 4 सेकेंड के बीच में वो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, 1 सेकेंड से लेकर 3 सेकेंड के बीच में वो 8 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, 1 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड में वो 6 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, 1 सेकेंड से लेकर 1.5 में वो 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था। अगर हम यहाँ से देखना शुरू करेंगे, यानी जैसे जैसे टाइम स्मॉल करते गए, पहले 1 से 4 सेकेंड के लिए वेलोसिटी निकाले, अभी एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं, फिर 1 से 3 सेकेंड के लिए, फिर 1 से 2, यानी टाइम घटाते गए वेलोसिटी घटते गया, टाइम घटाते गए वेलोसिटी घटते गया। हम बोलेंगे किसी स्मॉल टाइम में कितना वेलोसिटी होगा, किसी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगा, हम बोलेंगे बताओ t बराबर 1 सेकेंड पर ही वेलोसिटी क्या होगा। तो किसी पॉइंट पर जब वेलोसिटी आप मापोगे, किसी पॉइंट पर जब वेलोसिटी निकालोगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। अब सोचो आप ट्रेन में हो, तो ट्रेन के ड्राइवर से पूछ दिए कि भैया हम दिल्ली से आ रहे हैं, पटना जंक्शन पे वेलोसिटी क्या है, तो देख के बता देगा। तुम कार में जा रहे हो तो वो कार का ओडोमीटर देख के बता देगा। क्लियर? तो अगर वो देख के बताया तो उस पॉइंट की वेलोसिटी है, वो उस पॉइंट की वेलोसिटी है। हम बोले t बराबर 1 सेकेंड पर ही वेलोसिटी चाहिए, तो क्या बोलोगे कि t बराबर 1 सेकेंड जो वेलोसिटी है वो यहाँ 0 से है। मान लो हम घर से कहीं गए, मान लो आप घर से पटना आए, बीच में कहीं भी वेलोसिटी आप चेक किए तो वेलोसिटी घर से है नहीं, वो उस पॉइंट की वेलोसिटी है। उस पॉइंट की वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बताइए, जब t बराबर 1 सेकेंड पर ही चाहिए वेलोसिटी, तो देखिए कैसे निकालते हैं, और यही डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट देगा। इसको हम रफ कर रहे हैं। एक काम और करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं।
मान लो ये t है और ये s है, मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज होता गया। टाइम का वैल्यू 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, और डिस्प्लेसमेंट था 2, 8 है ना, 18, 32, ऐसे ले लो। थोड़ा सा चेंज दे दो क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। अब सोचो ग्राफ में x पे टाइम क्यों लिए और y पे डिस्प्लेसमेंट क्यों लिए। देखो टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो जो चेंज होता है उसको y एक्सिस पे रखते हैं और जो चेंज करवाता है उसको रखते हैं x पर। टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चीज़ चेंज होता है इसलिए टाइम को x पे रखेंगे, जो चेंज करवाता है उसको x पे, जो चेंज होता है उसको y पे। क्लियर। अब सोचो क्या बताए थे, t बराबर 1 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, t बराबर 2 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर, t बराबर 3 सेकेंड पे 18 मीटर, t बराबर 4 सेकेंड पे 32 मीटर आया। तो क्या स्ट्रेट लाइन आएगा? स्ट्रेट लाइन तब ना आता जब 1 सेकेंड में बॉडी 2 मीटर गया तो 2 सेकेंड में कितना चलता, 4 मीटर, 3 सेकेंड में कितना चलता, 6 मीटर, तब ना होता स्ट्रेट लाइन कि पर सेकेंड वो 2 मीटर ही चला। ऐसा तो नहीं हुआ, 1 सेकेंड में वो 2 मीटर गया, 2 सेकेंड में 8 मीटर और 3 सेकेंड में 18 मीटर गया। यानी हर टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, तो कर्व आएगा ना, कर्व आएगा। देखो ये 2 1 को मिलाएंगे तो पॉइंट यहाँ आएगा, 2 8 को मिलाएंगे तो पॉइंट यहाँ पे आएगा, है ना। 3 सेकेंड में 18 मीटर, पॉइंट कुछ यहाँ पे ऐसे आएगा। 4 सेकेंड में 32 मीटर, पॉइंट कुछ ऐसे आएगा। तो ये जब पॉइंट को मिलाओगे तो एक कर्व बनेगा। स्ट्रेट लाइन होता जब 1 सेकेंड में 2 मीटर तो 2 सेकेंड में 4 मीटर या 2 सेकेंड में 8 मीटर चल गया। ठीक है, तो ये कर्व भी बहुत हेल्प करेगा अगले लेक्चर समझने में, पूरा फिजिक्स समझने में। ठीक है, कर्व क्यों आया समझ गए ना, क्योंकि हर सेकेंड में अलग अलग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, चलो अब समझो, मुझे चाहिए सिर्फ t बराबर 1 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट। हम क्या करते हैं, ये चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए एक स्मॉल चेंज लेते हैं कि t में, यानी यहाँ से ओरिजिन से ये t टाइम है, मान लो t बराबर 1 सेकेंड को t मान लिए, और t में स्मॉल हम चेंज ले लेते हैं। मान लो t में स्मॉल चेंज ले लिए डेल्टा t, कितना ले लिए, डेल्टा t, ये डेल्टा t है, यानी यहाँ तक t, और t में एक स्मॉल चेंज लिए तो डेल्टा t, तो टोटल क्या हो जाएगा t प्लस डेल्टा t। स्मॉल चेंज, बहुत स्मॉल चेंज। देखो ये t बराबर 1 सेकेंड है, ये डेल्टा t है। अब थोड़ा सा कहोगे सर ये तो बहुत बड़ा है, आपको दिखाने के लिए हम बड़ा ले रहे हैं। बहुत स्मॉल चेंज, जैसे मान लो ये t बराबर 0 से, मतलब ये पूरा t टाइम है, बॉडी यहाँ पे पहुँचा t टाइम में, तो हम स्मॉल चेंज ले रहे हैं, एकदम स्मॉल चेंज ले रहे हैं। t में वेरी स्मॉल चेंज जिसका वैल्यू एकदम नेग्लिजिबल होगा, मतलब ये जो हम चेंज ले रहे हैं ना, इसके कारण t बराबर 1 सेकेंड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे 1 लाख रुपया में अगर हम 1 पैसा जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो 1 लाख रुपया में हम 1 पैसा तो जोड़ सकते हैं क्योंकि 1 लाख पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो हम t बराबर 1 सेकेंड पे मुझे जो निकालना है, उस चीज़ को निकालने के लिए हम इसमें एक स्मॉल चेंज लेते हैं कि भैया यहाँ तक टाइम था t, स्मॉल चेंज है डेल्टा t, तो टोटल हो जाएगा t प्लस डेल्टा t। तो सोचो यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट था s, आज जो स्मॉल चेंज होगा वो हो जाएगा डेल्टा s, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा s प्लस, है ना, स्मॉल चेंज हो जाएगा ds, सॉरी स्मॉल चेंज को बाबू dt से लिखेंगे, किससे लिखेंगे, dt से। वेरी स्मॉल चेंज है ना, वेरी स्मॉल चेंज है। अब 1 लाख रुपया में 10 रुपया जोड़ेंगे तो 10 रुपया कोई नहीं छोड़ना चाहेगा, छोड़ोगे नहीं, 1 पैसा छोड़ दोगे, तो डेल्टा टी ना लेंगे, स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल चेंज, तो डी टी। तो यहाँ तक मतलब t बराबर 1 सेकेंड को हम ओरिजिन से t मान लिए कि यहाँ पहुँचने में t सेकेंड लिया और उसमें स्मॉल चेंज dt ले लिए, तो यहाँ तक t dt, तो टोटल हो जाएगा t प्लस डेल्टा t प्लस dt। तो अगर यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट s हुआ तो स्मॉल चेंज कितना ले लेंगे, ds, तो टोटल हो जाएगा s प्लस ds। यहाँ तक दिख रहा है ना अच्छे से, s प्लस ds ले लेंगे। क्लियर। स्मॉल चेंज लेने से जो मेन फिजिकल क्वांटिटी होगा,
चाहे वो s डिस्प्लेसमेंट है चाहे t टाइम है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये मैं प्रूव कर दूंगा। क्लियर? ले लिए? अब ध्यान से देखो क्या करेंगे। सोचो s बराबर क्या माने थे, 2t² माने थे कि लाए थे s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर से। तो s प्लस ds क्या हो जाएगा, s बराबर 2t² है तो s में चेंज हुआ s प्लस ds, तो s का वैल्यू क्या था 2t², तो s प्लस ds क्या हो जाएगा, तो टाइम में भी तो चेंज होगा, 2 प्लस dt का स्क्वायर करेंगे, s का वैल्यू 2t², जब s में चेंज हुआ ds तो टाइम में चेंज हो जाएगा t प्लस dt। क्लियर? स्मॉल चेंज ले रहा है। अब सोचो s प्लस ds इधर हो जाएगा 2 और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² प्लस 2ab प्लस, इसको बिग ब्रैकेट में रखो, इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये आएगा। अब सोचो इसमें dt का वैल्यू हम लोग 0 कर देंगे, क्यों? एक dt का वैल्यू पहले ही से स्मॉल चेंज है, बहुत स्मॉल चेंज है, और उस पर भी स्क्वायर है, तो स्मॉल चीज का स्क्वायर तो और स्मॉल हो जाता है। जैसे मान लो हमारे पास 1 लाख रुपया है या 10 लाख है, 1 2 3 2 4 5, इसमें हम 0.1 ऐड करेंगे, कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो ये पूरा टर्म में हम ये चीज ऐड कर रहे हैं तो ये कोई प्रभाव नहीं करेगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, इसलिए इसको 0 कर देंगे। याद रखना कि अगर कहीं भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन है, स्मॉल चीज जोड़ रहे हो तो उसको नेगलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि बड़े चीज में स्मॉल चीज का कोई मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन अगर इसी चीज को आप मल्टीप्लाई करोगे, 1 लाख को इतना से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, सोचो, ये हो जाएगा 10,000। इसलिए ये dt को नेगलेक्ट नहीं करेंगे। आपके मन में आया होगा ये कैसा मास्टर है, ये बोला है नेगलेक्ट हो जाएगा तो इसको छोड़ रहा है, ये नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई में है। सोचो इस चीज में जोड़ोगे 0.1 पैसा या 1 पैसा तो कुछ प्रभाव नहीं होगा, लेकिन मल्टीप्लाई करोगे तो प्रभाव हो जाएगा, इसलिए इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आप क्या हो जाएगा s प्लस ds, ये तो 0 हो गया, 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 2t² प्लस 4t dt, 2 अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। s का वैल्यू कितना है 2t² कट गया तो ds कितना आया 40 dt, ds आ गया 40 dt। तो बताओ मुझे चाहिए था वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी वो स्मॉल टाइम पीरियड में, यानी dt जो वेरी 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 स्मॉल चेंज है उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट किया 40 dt। 40 dt जो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है किस स्मॉल टाइम में, dt टाइम में, तो dt कट गया तो वेलोसिटी कितना आ गया 40 टाइम में। और यहाँ पे v बराबर 40 जो t है वो किसी भी इंस्टेंट का टाइम है। सोचो अब हम कहीं का भी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, t बराबर 1 सेकेंड होगा तो वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, t बराबर 0.001 सेकेंड में निकालना है तो भी निकल जाएगा। क्लियर? कहीं का भी वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, सोचो कहीं का भी निकाल सकते हैं और वो एक्यूरेट होगा। एक बात और सोचो, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर हमें t बराबर 1 सेकेंड पर ही निकालना था, यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, तो पॉइंट ऑफ टाइम पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0। किसी भी पॉइंट पर टाइम क्या हो सकता है वो भी 0। तो मान लो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में आपको वेलोसिटी निकालना रहे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में तो डिस्प्लेसमेंट भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि t बराबर 1 सेकेंड पर ही चाहिए, t बराबर 2 सेकेंड पर ही चाहिए। तो आपको देखने में लगेगा कि उस पॉइंट ऑफ टाइम में डिस्प्लेसमेंट भी कुछ नहीं है, टाइम भी कुछ नहीं है, तो 0 हो जाएगा। संभव है ऐसा? सोचने में तो ऐसा लग रहा है, लेकिन रियली में ऐसा नहीं होगा। सोचो कोई ट्रेन दिल्ली से पटना आ रहा है तो क्या वो पटना मतलब दिल्ली से मान लो वो कोलकाता जा रहा है पटना होते हुए, हम बोलेंगे पटना पे उसकी वेलोसिटी क्या है, तो क्या बोलोगे 0, वो तो चल ही रहा है। बात वही ना हो गया कि यहाँ दिल्ली है और ये कोलकाता है और ये पटना है, तो ट्रेन तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी दे रहा है, तो उस सिंगल पॉइंट पे कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी है। क्लियर? तो v बराबर 40 आ गया। क्लियर? अब सोचो यही चीज को फॉर्मूला से दिखाएंगे अगले क्लास में। सोचो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है, जैसे s बराबर 2t² दे दिया, तो अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो s का डिफ्रेंशिएशन ds, डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंशिएशन ds और टाइम के रिस्पेक्ट में तो dt, यही ना वेलोसिटी हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम,
अब फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना टाइम के रिस्पेक्ट में बोलते हैं, मैथ में बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी दे दिया। ऐसी कोई और भाषा में बोलते हैं फिजिक्स में इंस्टेंटेनियस चेंज, यानी इंस्टेंटेनियस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी किसी सिंगल पॉइंट पर वेलोसिटी चाहिए तो हमको लोग को ds/dt से निकालना होगा, और वही ds/dt भी कहलाएगा। और बताएंगे अगले लेक्चर में कि ये पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है डिफरेंशिएशन में, पावर कहाँ जाता है मल्टीप्लाई में, तो ये 40 हो जाएगा। तो यही चीज़ को फार्मूला से निकालते हैं, और हम बिना फार्मूला बताए बिना डिफरेंशिएशन का हेल्प लिए 40 ला दिए। यानी अगर s का वैल्यू 2t² है तो उसका अगर हम s बराबर 2t² को डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम में तो आंसर 40 आएगा। हम बिना डिफ्रेंशिएट किए आंसर ला दें। आप किसी भी टाइम में वेलोसिटी निकाल सकते हो, क्लियर, किसी भी टाइम में वेलोसिटी निकाल सकते हो। ओके, इस चीज़ को एक बार ग्राफ में भी समझ सकते हो। जैसे मान लो ये t टाइम था, यहाँ तक t था, यहाँ स्मॉल चेंज लेंगे, इसको बोलेंगे dt। क्या बोलेंगे? dt। अब सोचो 2 को थोड़ा नीचे ले लो, हम इसको अलग से दिखाते हैं। मान लो दिख रहा है यहाँ तक t है, तो t में अगर मुझे स्मॉल चेंज निकालना है तो एक छोटा सा पॉइंट लेंगे इसके बगल में। तो सोचो ये t है, ये हो जाएगा डेल्टा t, तो इसको भी यहाँ से मिला। तो मान लो ये क्या है s, तो सोचो यहाँ पे एक ट्रेंगल बना है, इसको मिला देंगे तो एक ट्रेंगल दिख रहा है। कैसे किए? मान लो t टाइम में वो कुछ चला, t टाइम में बॉडी कुछ चला, तो t के स्मॉल चेंज में भी कुछ चला। यहाँ तक t है तो इसका स्मॉल चेंज क्या हो जाएगा? dt। देखो थोड़ा छोटा है, छोटा डायग्राम इसलिए दिख नहीं रहा होगा, इसलिए ध्यान से देखना। t टाइम में बॉडी कुछ चला था, t में हम अगर कुछ ऐड करेंगे जो कि बहुत वेरी स्मॉल होगा, t में कुछ ऐड कर रहे हैं तो जो वेरी स्मॉल होगा वो कैसे दिखाएंगे? तो उसके बगल में एक पॉइंट ले लेंगे। तो सोचो ये था यहाँ तक t, ये था t, तो ये था s, t सेकेंड में s चला तो उसके स्मॉल चेंज में कितना चला? ds चला। t सेकेंड में s चला तो dt सेकेंड में ds चला। सिंपल। ऐसी ds/dt को हम लोग को वेलोसिटी बोलते हैं। यानी इस चीज़ का कॉन्सेप्ट अगले क्लास में और तगड़े तरीके से बताएंगे, है ना। सिंपल सोचो, ये हो गया dt x के लॉन्ग, ये हो गया ds y के लॉन्ग, ठीक है। तो यही ट्रेंगल को हम लोग आगे स्लोप के रूप में जानेंगे कि स्लोप कैसे निकालेंगे, और यही ट्रेंगल से हम लोग स्लोप निकालेंगे, वही स्लोप वेलोसिटी के बराबर होगा। ये अगले क्लास में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो उम्मीद होगा, मुझे उम्मीद है कि ये बात बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगले क्लास में हम इस ग्राफ को अच्छे से समझाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं, है ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। ये बात समझ में आया ना। सोच लो ना, एक कर्व है, तो कर्व के किसी टी टाइम में एस डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो टी के स्मॉल, जब टी में स्मॉल चेंज होगा तो एस में भी स्मॉल चेंज होगा। जैसे वाई एक्स का फंक्शन है, एक्स में स्मॉल चेंज करेंगे तो वाई में भी स्मॉल चेंज होगा। अगर x का वैल्यू में कुछ चेंज आएगा तो y में भी चेंज आएगा। अगर हम बोलते हैं आटा इज द फंक्शन ऑफ गेहूँ, तो गेहूँ में कुछ चेंज होगा तो आटे में भी चेंज होगा। अगर टाइम में कुछ चेंज करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट में भी चेंज होगा। तो टाइम में चेंज हो जाएगा t प्लस dt, तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो जाएगा s प्लस ds। क्लियर। और इस सब का एकदम तगड़ा कॉन्सेप्ट अगले क्लास में समझाएंगे, है ना। और फिर एक और लेक्चर बनाएंगे कि इंटीग्रेशन करते क्यों हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग के साथ, है ना, कि कैसे ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है डिफरेंशिएशन का, उसी को मैथमेटिकल अप्रोच भी बोलते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नए एनर्जी और नए उत्साह से। धन्यवाद।